हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। सॉरी आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई। आज कुछ इमरजेंसी पड़ गई थी जिसकी वजह से मैं ये वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। जो बिग कैट अलायंस है इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनेगा, तो पहला आर्टिकल इससे रिलेटेड है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से रिलेटेड है सेकेंड आर्टिकल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे डी एक्सटिंक्शन ऑफ डायरवुल्फ के बारे में। एंड व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। केरला में एक रीसेंट आईआईटी की स्टडी हुई है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं। देखिए 2023 में जब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को 50 ईयर कंप्लीट हुए थे, तो उसकी एनिवर्सरी पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक एम्बिशन स्टार्ट किया कि हम एक ग्लोबल अलायंस बनाते हैं जो प्रिजर्व करेगी सभी बिग कैट स्पीशीज को, चाहे टाइगर, लेपर्ड्स, लॉयंस, स्नो लेपर्ड्स, चीता, जगुआर, प्यूमा, किसी की भी बात की जाए, वी विल कंजर्व ईच एंड एवरी वन। अब इसमें ग्लोबल कोलैबोरेशन को हम इंप्रूव करेंगे ताकि कंजर्वेशन में एक दूसरे की एक्सपर्टीज को हम यूज कर सके। एंड इन एडिशन टू दिस एक दूसरे के साथ साइंटिफिक नॉलेज शेयर करेंगे, फील्ड एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी। अब यहां पे हम प्रमोट करेंगे एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ताकि बेटर वे में इन स्पीशीज को हम प्रिजर्व कर सकें या कंजर्व कर सकें। अब यहां पर इसकी जो हेडक्वार्टर है इसको इंडिया होस्ट करेगा एंड मोर ओवर सेक्रेटरीट को भी। इसके लिए इंडिया 150 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड ये एक टीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है, जिसका कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो तीसरी आपकी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में रहेगा। अब इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर रखा है, प्रोजेक्ट लॉयन एंड चीता, ये तीन बिग स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए हमारे यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके अलावा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, स्नो लेपर्ड्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड चीता। तो इनको भी आप थोड़ा टाइमलाइन को ध्यान में रख सकते हैं। बट ओवरऑल काफी सारे स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए हमने स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर हमारा फोकस है अबाउट कोल। अब कोल के बारे में हम क्यों बात करें? देखिए कोल से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कार्बन की आती है, बट सेकंड नंबर की जो प्रॉब्लम आती है वो सल्फर से आती है। क्योंकि कोल से बहुत हाई अमाउंट में जब सल्फर निकलता है तो ये एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है एंड इवन रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी एंड ये स्मोक को भी कॉज करता है। तो दैट्स व्हाई इंडिया के अंदर सल्फर की कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए हमने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को स्टार्ट किया, जहां पर भारत के अंदर लगभग 500 से ज्यादा आपके कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है। इसमें हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को लगाने की बात कर रहे हैं ताकि सल्फर को कंट्रोल किया जा सके। अभी तक अगर बात की जाए सिर्फ 8% आपके ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने इसको अचीव किया, फिर एज मेजॉरिटी ने ऑर्डर प्लेस किया और कुछ हद तक मतलब ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ आपके ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं किया है। तो मतलब ऑलमोस्ट हाफ के आसपास कुछ एक्शन ही नहीं लिया इन्होंने अभी तक। तो अभी एक स्टडी पब्लिश हुई, किसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की। और इन्होंने कहा कि भाई अपनी 2015 की जो आपकी पॉलिसी है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन 537 थर्मल पावर प्लांट को कह रही थी कि भाई आप सल्फर डी सल्फराइजेशन या फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को आप यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी को आप उसको बंद कर दीजिए। कहते हैं सिर्फ इंपोर्टेड कोल या जिनमें हाई कंसेंट्रेशन देखने को मिल रही है सल्फर, सिर्फ उनके लिए मैंडेटरी करो, बिकॉज ऑलरेडी आपकी जो डेडलाइन है मल्टीपल टाइम आप फेल कर चुके हो, जो जैसे 2027, 28 और 29 में अब ये डेडलाइन को शिफ्ट कर दिया गया, मल्टीपल ओकेजन को इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया। तो कहते हैं अब ये सब करने के पीछे क्या रीजन है कि क्यों हमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को यहां पर यूज नहीं करना चाहिए। कहते हैं इंडिया के अंदर 92% जो आपको कोल मिलता है उसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत कम है। दूसरी चीज,
इस कंटेंट जो आपको यहां पर देखने को मिल भी रहा है, अगर आप अपनी चिमनी की हाइट इंक्रीज कर दोगे तो वो वैसे भी आपका इफेक्टिवली डिस्पोज कर सकते हो आप। एंड इन एडिशन टू दिस, इंडिया के अंदर सल्फर की कंसंट्रेशन को जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं वो इतना ज्यादा इंक्रीज होने ही नहीं देते हैं, तो इस वजह से कहते कि अपने को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक आपका सल्फर रिमूवल का प्रोसेस है जो कि दो तरीके से होता है, वेट स्क्रबर जिसमें लाइमस्टोन का यूज किया जाता है एंड ड्राई स्क्रबर जिसमें सॉल्वेंट इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। तो वैसे सल्फर से एसिड रेन, रेस्पिरेटरी इश्यूज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलती है। अगर हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे 4 मेजर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं लाइक सल्फर को लेके, स्मोक को लेके, जैसे कन्वेंशन है एक आपका, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, जो ओजोन फॉर्मेशन और सल्फर से डील करता है, हम उसके मेंबर हैं। इसके बारे में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, तो उस कन्वेंशन के अंडर हमारी कमिटमेंट को भी हम फुलफिल कर पाएंगे, एसिड रेन जैसी प्रॉब्लम्स से हम बचेंगे एंड क्लीन एनर्जी को इससे हम प्रमोट कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, डी एक्सटिंक्शन के बारे में या एक्सटिंक्ट के बारे में। अब देखिए, एक बात होती है कि भाई हम कहते हैं कि ये जुमला है, तो ये डी एक्सटिंक्शन भी एक तरह का जुमला ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो अभी क्या हुआ, कोलासल बायोसाइंस जो कि टेक्सास से अंदर लोकेटेड आपकी बायोटेक की कंपनी है, इन्होंने कहा हमने डायर वुल्फ को वापस से रिवाइव कर लिया है, डी एक्सटिंक्ट कर दिया आफ्टर 12,000 ईयर के इसके एक्सटिंक्शन के बाद। 3 पप्स बनाए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है बट ये रिजेंबल करता है डायर वुल्फ को। तो काफी एक्साइटमेंट भी है बट कंट्रोवर्सी भी है। तो डी एक्सटिंक्शन क्या होती है, जब एक विलुप्त प्रजाति को यानी एक्सटिंक्ट प्रजाति को आप वापस से रिवाइव करते हो, दैट इज डी एक्सटिंक्शन। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, आप इस तरह के मेथड्स को यूज कर सकते हो। एंड इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद आप जो भी एम्ब्रियो होगा उसको प्लेस करोगे सैरोगेट के अंदर। तो अभी हम वुली मैमथ, डोडो, थैलेसिनिन एंड डायर वुल्फ, इन 4 स्पीशीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आपके पास इन स्पीशीज का क्या हो, डीएनए हो। तो हुआ ये कि हमारे पास ऑलमोस्ट इसका 99% रिजेंबल करने वाला एक डीएनए था, वो था ग्रे वुल्फ का। किसका था? ग्रे वुल्फ का। ऑलमोस्ट 99.94% आइडेंटिकल था। बट स्टिल अगर आप देखें तो इसमें 1.47 मिलियन आपके जेनेटिक डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। अब जो न्यू वुल्फ हैं वो कैरी करते हैं सिर्फ 0.02% डार वुल्फ का ट्रू जीनोम। मतलब ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक अप्रोच है, एक्चुअल में ये ग्रे वुल्फ की ही एक प्रजाति है, दैट इज लाइक कैनिड लिनिएज से जो बिलोंग करते हैं। कहते हैं ये उस लिनिएज में चला गया है, ये आपका डायर वुल्फ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जीन एडिटिंग के थ्रू आपने ग्रे वुल्फ के डीएनए को ही थोड़ा बहुत चेंज किया है, और इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो 20 लोकेशन पे किए गए, 14 जीन्स के अंदर, एंड मोर लाइकली वो साइज को लेके, कलर को लेके, फर के डेंसिटी को लेके किए गए हैं। उनके बिहेवियर, सोशल इंस्टिंक्ट, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीजों के अंदर तो कोई चेंज किए ही नहीं गए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये डायर वुल्फ की पॉपुलेशन नहीं है, एक्चुअल में ग्रे वुल्फ का ही एक वेरिएंट आपने क्रिएट कर दिया है। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब डायर वुल्फ के बारे में भी समझ लेते हैं। प्लिस्टोसीन इपॉक में ये स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर, पर बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज करती रही। वैसे अपने सोशल पैक हंटिंग के लिए जाने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग जॉ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिशन और हॉर्स जैसे बड़े मैमल्स को भी ये खा जाते। एंड इवन अगर बात करें तो आज के ग्रे वुल्फ से बहुत ज्यादा बड़े साइज के हुआ करते थे ये। तो अभी अगर हम बात करें तो ये डी एक्सटिंक्शन, इसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी क्यों चल रही? देखो पहली चीज, आप कंजर्वेशन के ऊपर जो रिसोर्सेज लगा रहे थे वो इन फालतू की कंजर्वेशन को एक तरह से आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इन फालतू की चीजों पे आप पैसा अब डिवर्ट करने लगे हो। मतलब आप इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने की जगह आप कह रहे हो कि भाई ठीक है हम उसे विलुप्त हो लेने दो, बाद में वापस से रिवाइव कर लेंगे। ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको दे रही है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में आपके लॉज को वीक कर देंगे, जिसके बाद
आप कहीं ना कहीं उन स्पीशीज के प्रिजर्वेशन के ऊपर फोकस नहीं करोगे। बाकी जो सैरोगेट जो आपका यहाँ पर एनिमल होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, तो उसको लेके भी यहाँ पर एथिकल कंसर्न्स है हमारे। एंड मोर ओवर आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये जो लाइक एंशंट आपकी स्पीशीज है वो किस तरह से बिहेव करेगी उसके ऊपर हमारे को कोई आइडिया नहीं है। तो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों का क्रिटिसिज्म हमें याद रखना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट जहां पर हम V2G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, और ऐसे ही एक स्टडी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और IIT बॉम्बे ने क्रिएट की व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जहां पर ई व्हीकल्स को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जब आपके स्टेट के पावर ग्रिड के ऊपर पीक लोड डिमांड आपकी होती है। मतलब ई व्हीकल्स यहां पर अपनी बैटरी से वापस से बिजली भेज रहे हैं ग्रिड के अंदर, एंड यहां पर आपके बाय डायरेक्शनल चार्जर्स को यूज किया जाएगा, जहां पर आप क्या कर सकते हो, बिजली व्हीकल से ग्रिड में जा सकते हैं, ग्रिड से व्हीकल में जा सकते हैं, दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकते हैं। ये ड्रॉ भी कर सकते हैं पावर और रिटर्न भी कर सकते हैं। अब इसके 3 वेरिएंट हो सकते हैं, जैसे E2G जहां पर ग्रिड के अंदर वापस जा रही है बिजली, E2H हाउस के अंदर जाएगी, एंड V2V यहां पर एक व्हीकल को दूसरे व्हीकल से आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। पहली चीज बेनिफिट ये है कि ग्रिड स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी। अब जब मान लो आपके ग्रिड में हाई पीक डिमांड आती है तो वो आप कहीं ना कहीं फुलफिल कर सकते हो, तो डिसेंट्रलाइज एनर्जी जो है उसके ऊपर हमारा फोकस इंक्रीज होगा। अब यहां पर आप ये मान के चलो जो स्मार्ट एनर्जी कंजम्पशन है हम उसको इंकरेज करेंगे, जो एक्सेसिव बिजली है उसको हम वापस से स्टोर कर देंगे। इवन डिजास्टर के टाइम पे जब हमारे को फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो कहते हैं नेचुरल डिजास्टर में इसे पावर बैकअप की तरह हम यूज कर सकते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं कंपनसेट भी करेगा पर्सन को जब वो वापस से बिजली ग्रिड को बेचेगा, एंड मोर ओवर रिन्यूएबल एनर्जी को ये एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बट कहते हैं इसमें इतना हर कुछ अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, बैटरी फ्रीक्वेंटली चार्ज और डिस्चार्ज होगी तो बैटरी की लाइफ के ऊपर असर आएगा, तो बैटरी आपकी डिग्रेड करेगी। अब दूसरी बात यहां पर यह आ जाता है कि ग्रिड इसके साथ इंडिया के अंदर अभी कंपैटिबल नहीं है, वापस एनर्जी लेना उनकी अभी फितरत नहीं है, तो वो उस चीज को कैसे आप ठीक करोगे। अब अगर मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हो तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट इंक्रीज करेगी, एंड अभी डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेशन के लिए इंडिया के अंदर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इस पूरे फेज में आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर बात की जाए क्या ग्लोबली इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, तो कहते हैं यूके और नीदरलैंड में यहां पर ये चीज अप्लाई की गई, कैलिफोर्निया में भी कहीं ना कहीं इसे यूज किया जा रहा है, एंड जापान और साउथ कोरिया में भी। तो ये कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट देता है। अभी ये स्टडी कंडक्ट की गई है, देखते हैं इसमें किस तरह के रिजल्ट रहते हैं, बट इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसकी भी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक पैनल क्रिएट करके एक अच्छी सी गाइडेंस लेके आए और उसकी भी मतलब विचारधारा को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर द डे। आई एम सॉरी वंस अगेन, आज की डिस्कशन थोड़ी लेट हो गई, बट मंडे से आपको टाइमली आपकी डिस्कशन मिलेगी। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।